टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपने नेता चुन लिया है और विधानसभा स्पीकर रणदीतर बोस को समर्थन पत्र दिया है। इसमें मांग की गई है कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए। स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का रूम भी अलॉट कर दिया गया है। जावेद खान, संदीपन साहा और सियोली साहा को उपनेता जबकि अखरू जजवान को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अब भी विधानसभा स्पीकर और ममता बनर्जी को कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया है। उनका ममता के पास अब 22 विधायकों का समर्थन केवल बच गया है। टीएमसी ने 294 सीटों में से 80 सीटें जीती थी। दरअसल यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब नेता विपक्ष चुनने के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का आरोप लगाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इस सबके बीच बड़ी बात तो यह है कि टीएमसी के बागी विधायक ऋतुव्रत का कहना है कि ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं और वे मुख्य सलाहकार की तरह पार्टी का नेतृत्व करती रहें। तो इतना ही नहीं, ऋतुव्रत ने शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद दिया है और कहा है कि अभिषेक बनर्जी से हमारी पार्टी और जनता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो वो 26 दिनों तक छिपे नहीं रहते बल्कि बाहर आते और हमारे साथ टीएमसी के 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। 2 अन्य विधायक भी समर्थन दे चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक दल को मान्यता दे दी है और मैं बोस नहीं हूं, मैं बोसिज्म में विश्वास नहीं करता हूं, मैं हम में विश्वास करता हूं। सभी फैसले चर्चा के बाद लिए जाएंगे। सरकार की जिन नीतियों को हम गलत मानेंगे उनका विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, ऋतुव्रत बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के विपक्षी विधायकों को नवान में आयोजित प्रशासनिक बैठकों में बुलाने के लिए धन्यवाद दिया है। बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल बागी विधायक अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं और 3 आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी सरकार से जुड़े कई फैसले अभिषेक के प्रभाव में लिए जा रहे थे। साथ ही सीनियर लीडरों को किनारे कर अभिषेक के करीबियों को महत्व दिया जा रहा था, जिससे पार्टी में असंतोष बढ़ा। इतना ही नहीं, बाकी विधायकों ने विधानसभा चुनाव में हार के लिए सीनियर लीडर और अभिषेक की रणनीति वाले फैसलों को भी जिम्मेदार ठहराया है कि जो अभिषेक की रणनीति थी उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। इस बीच पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी अब पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। आखिर ममता ने फैसला क्यों लिया? क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में असंतोष बढ़ गया था और ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों ने बगावत कर दी। साथ ही पार्टी नेतृत्व संगठन में बड़े बदलाव कर जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। बता दें कि ये बागी विधायकों का दल ममता की टीएमसी और उनके चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक सकता है। बता दें कि पार्टी का नाम और सिंबल कैसे छिनता है। दरअसल किसी भी पार्टी से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए 2/3 वाला नियम लागू होता है, लेकिन ये पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग के अलग नियम हैं और कई चीजों का मूल्यांकन करने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाता है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। चुनाव आयोग के पास अगर पार्टी में फूट के बाद पार्टी का सिंबल और नाम के लिए अर्जी आती है तो उसके बाद कई लेयर्स की जांच शुरू होती है। पार्टी के मूल सिद्धांत और लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है। अगर बागी गुट ये साबित करने में सफल रहा कि पार्टी मूल सिद्धांत से भटक गई है तो एक बड़ा कारण हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी के संविधान की भी जांच होती है। अगर पार्टी का संविधान उन शर्तों से मेल नहीं खाता जो पार्टी के रजिस्ट्रेशन के समय चुनाव आयोग को दी गई थी तो ऐसे में पार्टी दूसरे गुट को सौंपी जा सकती है। चुनाव आयोग ये भी देखता है कि किस गुट के पास कितना बहुमत है। जो गुट पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा कर रहा है उसके विधायकों को मिले वोटों को पार्टी के कुल वोटों के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद प्रतिशत निकलता है और जिस खेमे के पास वोटों का प्रतिशत ज़्यादा होता है उससे बढ़त मिलती है। लेकिन ये सिर्फ विधायक दल के साथ ही लागू नहीं होता, इसमें सांसदों का भी 2/3 टूटना जरूरी है। सांसदों के अलावा जो पार्टी संगठन है उसका भी 2/3 टूटना जरूरी है। ये बात हम जो है एनसीपी के वक्त भी देख चुके हैं और ये बात जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी थी और ये बात हम एकनाथ शिंदे जब उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी उस वक्त भी देख चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी संगठन को क्यों भंग कर दिया? ताकि पार्टी संगठन को उन्होंने इसलिए भंग किया है ताकि अगर
ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ममता ये कह सकती है कि हमारा तो कोई संगठन ही नहीं था, इस संगठन को तो हम भंग कर चुके हैं। वो ये भी कह रही हैं, उनसे जुड़े हुए लोग ये भी कह रहे हैं, जिसको लेकर जल्दी वो कोर्ट जा सकती है कि ऋतुव्रत बैनर्जी को टीएमसी से निकाल दिया गया है, इसलिए टीएमसी के नेता के तौर पर वो विधानसभा में विपक्ष के नेता कैसे बन सकते हैं। तो कई सारे सवाल यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी यहाँ पर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुशाल पांडे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, संजय सरकार टीएमसी के नेता जुड़ गए हैं। संजय दादा, आपने कहा था अभिषेक बैनर्जी के बारे में कि ज्योति बसु ने गलती करी, ये गलती नहीं करी कि अगर वो चंदन बसु को राजनीति में लाते तो उनकी भी यही हालत हो जाती। तो ममता दीदी ने गलती क्यों कर दी अभिषेक बैनर्जी को लाकर? आप तो उनके पुराने साथी है, ये राज तो खोलिए, बताइए क्या हुआ? ममता क्यों अभिषेक बैनर्जी को ले आई? क्या उनको शुभेंदु अधिकारी पर या मुकुल रॉय पर या बाकी शोभन चट्टोपाध्याय पर उस तरह का भरोसा नहीं था? देखिए, सबसे पहले जब लोग पार्टी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था 2000 मतलब ये 98 से सोचिए, तो उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग को सब कुछ मुकुल रॉय का हाथ में, जब तक मुकुल रॉय को हाथ में एक बहुत अच्छा पीआरओ था, बहुत अच्छा पीआरओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर इंसान को मतलब जो छोटे मोहल्ला को एक बूथ कार्यकर्ता से लेके विधायक एमपी सबको बात मन से सुनते थे। आपको एक बड़े नेता होने के मतलब ये नहीं है जे आप बड़े नेता है, दीपक जी एक बड़े नेता है, दीपक जी को पास कोई नहीं मिलेंगे और आपको पीए से मिलेंगे। नाराजी तो होना ही चाहिए, होना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन ये चीज देखिए, दीदी बहुत बेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन उनको हाथ में आ गया, संभालना चाहिए, जो सेकेंड एंड थर्ड कमांड जो होता है उन्हीं लोग संभालता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर सुमित बोल के इनके एक पीए था, इनके से मिलने, इनसे मिलना तो मतलब जो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक बात हो जाता है, उनसे मिलने, सुमित से मिलने के लिए, सुमित राय से मिलने गए अभिषेक के जो पीए थे, वो नरेंद्र मोदी जी के भी ऊपर में है। मैं सोचता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में भी ये जो राष्ट्रसंघ के जो ये थे ना कोफी अन्नान जी, उनसे भी ऊपर में है इन लोग। इतना बड़े बड़े दिग्गज है। दिक्कत क्या होता है, फोन करने के बाद में कोई पूछता है फलाना आदमी कैसे, हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है आपको। मैं किसी चैनल में बैठने जा रहा है तो पूछे संजय सरकार बैठेंगे, तो आप लोगों का कौन संजय सरकार है, कहाँ से है संजय सरकार? ये सब बात बहुत बुरे तरफ से इंसान को मन में जाते रहता है, ठीक है ना। तो ये सब एक अच्छा पीआरओ होने चाहिए था, पीआरओ अच्छा नहीं हो पाया, नाराजी जता के आप किसी को देखिए, आपको मोहल्ला में कुछ हो रहा है, एक नेता तो आपको बस खबर देंगे, वो खबर तो आपको सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के तारीख। आज जिस तरफ से आप मतलब जो सबको डिनाई करते 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 हम एक मतलब जो का जुबराज बन गया। राजनीति है ये, राजतंत्र नहीं है, राजनीति है। राजतंत्र में जुबराज आता है, राजनीति में जो जुबराज बनता है जमराज बन जाता है, बिल्कुल जमराज बन जाता है। लेकिन वही गलती कर बैठे हैं। आज क्या हो, आज हम बाबुल को पेड़ लगाया तो हम तो आम तो नहीं मिल सकते, इसमें आम कैसे मिलेंगे बाबुल को पेड़ से? बाबुल को पेड़ से तो काटे ही मिलता है, काटे ही मिल रहा है, अपने क्या हो सकता है। आज जो स्थिति है अपने को बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है कि बोलिए मैं 91 से जुड़े हुए हैं दीपक जी, आप भी जानते हैं। मैं आज मेरे मन में ना सब कुछ पार्लियामेंट में मैं कभी ना अभी मेरे घर से भी निकालने का मन नहीं कर रहा है, इससे लग रहा है इतना खराब लग रहा है, इतना गलत लग रहा है। जो पार्टी को हम लोग आंदोलन के तहत पे उठा के लेके गए थे, कहाँ पर 91 से लेके मैं आपको 2011 के बीच में जो चीज हम लोग को साथ में हुआ ना, आपको बता नहीं सकते। एक दिन में 3-3 कोर्ट में हजीरा देने पड़ा था, और भी एक कोर्ट 30 से 35 किलोमीटर दूर दूर अंतर पड़ता है। सोचिए तो किस तरफ से हम लोग पार्टी को संगठन किए हैं। आज अगर पार्टी इस तरफ से टूट रहा है, सब कुछ चला जा रहा है। देखिए मोदी जी दीदी को हराया और कम्युनिस्ट मैंने बीजेपी दीदी को हराया और कम्युनिस्ट पार्टी उठा के लेके चला गया। हकीकत ही है, ऋतव तो थे कम्युनिस्ट थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी को उठा के लेके चला गया। आज क्या है, दीदी को बस एक ही चीज है, दीदी का मतलब ममता का मतलब ममता ही सिंबल है, ममता ही दल है, और ममता जी मतलब ये नेत्री है, और तृणमूल को मतलब जनता था, अभी जनता का मतलब ममता है। इसके अलावा कुछ नहीं है आज के तारीख। आज कोई नेता बचे हुए जो नेता है, आप सोचेंगे 8-10 बचेंगे, वो भी बचेंगे कि नहीं ठीक नहीं। कभी शुभेंदु अधिकारी स्टेट पुलिस, एसटीएफ, सीआईडी और इसके अलावा एनआईए अभी शौकत मोल्ला को घर में रेड कर रहा है, ईडी कहीं रेड कर रहा है, सीबीआई आ जाएंगे, इनका ये भी टूट पड़ेंगे, ये भी छोड़ के भागेंगे।
अब मतलब जो आज अकेलापन के छोड़ा कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, अकेले को ही लड़ने पड़ेगा, लेकिन जनता दीदी को साथ में है, ये बात हम हकीकत बता सकते हैं। ठीक है। तो मैं अगला सवाल पूछूंगा आपसे कि सीबीआई ईडी के डर से भागे हैं। कुशल पांडे जी, आज आपका कोई रोल नहीं बचता, क्योंकि आप भाई संजय दादा को अपनी भड़ास निकाल लेने दीजिए ना। अब 91 से जुड़े हुए हैं आप, देखिए 91 से 98 तक जब दीदी की पार्टी बनी, कितने धरना प्रदर्शन उन्होंने किए होंगे, कितने जो है वो लेफ्ट पार्टियों ने उनके ऊपर केसेस लगाए होंगे। तो अगर उनके मन में दर्द है तो आज निकल जाना चाहिए। लेकिन कुशल पांडे जी, आप कहेंगे ये पार्टी आपने तोड़ी है, क्योंकि इनको लग रहा है कि पार्टी हमने तोड़ दी है, टीएमसी अलग हो गई है, तो ना अब हम पे रेड होगी, ना हमारी गिरफ्तारी होगी, ना हमारे करप्शन के बाकी केसेस खुलेंगे। इनको तो लग रहा है इनको कवर मिल गया है। तो दीपक जी, हम कहना चाहेंगे कि संजय जी अभी इस बात को माने, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है ये, कि इस बात को सरकार जाने के बाद ये मान रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी के पीए और अभिषेक बनर्जी का ही सब कुछ चलता था। ये बात ये आप एक्सेप्ट करें, अगर यही बात ये चुनाव से पहले एक्सेप्ट कर लिए रहते, अगर इनके नेता रहते, तो मुझे लगता है कि यही स्थिति कम से कम नहीं बनती। लेकिन चुनाव तक तो ये जैसे जो लोग अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद कहते थे, वही ममता बनर्जी जिंदाबाद कहते थे, जो ममता बनर्जी जिंदाबाद कहते थे, वही अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद कहते थे। आज चुनाव हारने के बाद सरकार के बाद ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने तानाशाही चलाया, अभिषेक बनर्जी से मिलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री से मिल सकते थे। तो ये दर्द इनका झलक रहा चुनाव हारने के बाद, सत्ता में जाने के बाद। इनका कहना भी सही है कि इन्होंने पार्टी को खड़ा किया, बीजेपी ने हराया, तो इनकी पार्टी को लेकर चला गया सीपीएम। ऋतुपत बनर्जी सीपीएम से आए थे, सीपीएम के यूथ डीएमके के नेता थे, टीएमसी में उनको राज्यसभा मंत्री बना दिया गया। तो देखिए, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से जनता त्रस्त थी, ये बंगाल के तृणमूल है, वो भी ये दर्शा दे रहे कि हम भी इनसे त्रस्त थे। जनता के साथ साथ में उनके नेता, उनके एमपी, उनके विधायक, यहाँ तक कि उनके मंत्री भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से त्रस्त थे, जिसकी वजह से आज टूट गई, बन गई लेकर के जो दूसरे दल से आया हुआ था। में जो अभिषेक ममता बनर्जी को अपना नेत्री मानता था, उस वोट में कुशल जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गाड़ी को कहीं रोक ले, क्योंकि अब सिर्फ 15 मिनट शो के अंदर बचे हैं, कम से कम आपकी आवाज तो आए, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन संजय सरकार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ही कहा था चुनाव से पहले, तो आप कहते नहीं थकते थे, दीदी 220 से ऊपर नाम बदल दूंगा। ये बकायदा एक एक घर इसी शो में बैठकर संजय सरकार जी ने गिनवाए थे कि हमें एक एक घर का मालूम है कि किस घर का वोट कहां जा रहा है। बकायदा हम टिप्स पर अपने तमाम जो मतदाता हैं उनके नाम गिनवा सकते हैं। ये बातें कह रहे थे संजय सरकार। बिल्कुल, और संजय सरकार जो है, हमारे कहावत है, मरे को सब मारते हैं। तो अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हार गई है, तो आप भी जो है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ धड़ाधड़ बैटिंग कर रहे हैं। तब तो आप जो है पार्टी की तारीफ करते नहीं थकते थे, क्योंकि मलाई सत्ता की आपको भी मिली होगी 15 साल में संजय दादा। मलाई अगर हमको मिले होते थे तो मेरे को सुबह शाम झोला लेके, मोदी जी जो बोलते हैं ना, तो अमीर के झोला है, और मेरे गरीब को झोला लेके सुबह शाम मैदान में घूमने नहीं पड़ता था, और मार्केटिंग का काम करके शाम को रोटी का पैसा जुगाड़ करके लेके नहीं आने पड़ता। मैं मेरे ऑफिस में बैठे हैं, अगर मैं बैक साइड कैमरा दिखाएंगे तो आप देख सकते हो, तो हम सुबह से 10 बजे से निकाल कर 4 बजे तक करूंगा। 4 बजे के बाद आपको चैनल में आता हूँ, बैठता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे को मलाई नहीं मिले, मैं मेहनत से मेरे जग विजय। अगर मेरे को मलाई मिलते तो मैं आज पार्षद भी बन सकता था, पार्षद भी नहीं बन पाए, पार्षद नहीं बन पाए। मैं नेशनल लेवल में हम इतना डिबेट कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बीबीसी वर्ल्ड से लेके आपको अल जजीरा टीवी से लेके इतना ऐसा कोई टीवी नहीं है जहां पर हम बैठे नहीं है। आज भी मैं आपको हकीकत बताता हूं आपको, वहां पर भी बैठ के हमने बैठे हैं, जैसे मेरे कोई नेता बैठे है, मेरे को इसे याद नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को आज तक भी क्रीम का अगर मौका, हम लोग पसंद ही नहीं था उनको। क्यों पसंद नहीं था? टैलेंट नहीं चाहिए, चाटुकार चाहिए।
आप क्यों कह रहे थे फिर 4 तारीख से पहले बहुत अच्छी पार्टी है, यही जीतेगी, 220 से ज्यादा सीटें आएंगी? इसका मतलब आप सब जानते थे और झूठ बोल रहे थे। मेरा नेता है। और दीपक सर, खास बात है कि 4 मई को सत्ता से टीएमसी गई और आज 4 जून का दिन है और संजय सरकार जी की ये बातें हैं। हाँ, और पूरा 1 महीना का, बिल्कुल पूरा 1 महीने में संजय दादा बदल गए हैं। और संजय दादा, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि 4 मई के बाद बहुत दिन तक आप गायब रहे। आपने कुछ बोला ही नहीं ममता बनर्जी के बारे में। आप भी देख रहे थे कि पार्टी का क्या होता है। जब टूट गई तो आप एक के बाद अभिषेक बनर्जी पर आप नए आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं, सुनिए, एक चीज आपको बता रहे हैं। आप जो बात आप थोड़ा नहीं था, लेकिन दीदी जीतने के बाद भी सरकार नहीं बना पाते थे। आज के तारीख में ABCD प्लानिंग तैयार हो गया था, जी तक प्लान तैयार हो गया था। दीदी जैसे भी अगर 220 का 225 भी मिलता थे तो 150 से 250 विधायक निकाल के अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर करा देते थे। ABCD पूरा प्री प्लान हो चुके थे, लेकिन ये अपना ना इंटेलिजेंस हमको खबर दे पाया, ना पार्टी के अंदर ये खबर आ पाया। मैं हकीकत बताता हूँ, दीदी जितने से भी सरकार नहीं बन पाता था, दीदी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते थे। इस बार हकीकत यहाँ पर मैं अभी मेरे को धीरे धीरे, तो मेरे से इंटेलिजेंस का कोई नजर नहीं है न, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में हम कहीं जाते रहता है। ये बात हकीकत है, हम आपको बता रहे हैं। हम अभिषेक ना कभी नेता माना, ना कभी नेता मानेंगे। हम दीदी को साथ थे, दीदी को साथ रहेंगे, अंतिम तक दीदी को साथ ही रहेंगे। मैं आपको संजय सरकार जी, मेरा नेता कैसे नेता बन जाएंगे? संजय सरकार जी जो बागी विधायक हैं, संजय सरकार जी जो बागी विधायक हैं, वो भी कह रहे हैं कि दीदी हमारी मार्गदर्शक बनी रहे। लेकिन अभी वो उनकी मजबूरी है। वो टेक्निकली इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और जो जजमेंट आया था शिवसेना के मसले पर पिंकी, वो ये भी आया था कि पार्टी को ही लिख कर देना पड़ेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनता है। तो अभी इस अपॉइंटमेंट में ग्रे एरिया है, इसीलिए ना ममता बनर्जी सामने आई हैं, न विधानसभा के स्पीकर सामने आए हैं। दावा ऋतुराज बनर्जी ने किया है, लेकिन कुशल पांडे कुछ जोड़ने वाले हैं। कुशल पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनमें कई सारे होंगे जिनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन होंगे, इसमें कई सारे ऐसे होंगे 60 में से जिनके ऊपर तोलाबाजी और सिंडिकेट राज के जो है वो एलिगेशंस होंगे। अब चूंकि इन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ दिया है, तो क्या आप उसी तरह इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे आपके सहयोगी बनने के बाद आप अपने ही नेताओं के ऊपर या जो भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई को या तो ढीली कर देते हैं या रोक देते हैं? देखिए, हम कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर में, लेकिन अगर जो मैंने पहले ही कहा कि देखिए कल से लगातार कल परसों में कितने इनके काउंसिलर ने इस्तीफा दिया, कितने इनके नेताओं ने इस्तीफा दिया, कितने इनके नेता अरेस्ट हुए। कल से लगभग 10 से 12 काउंसिलर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन संजय सरकार जी यही 4 मई से पहले आपके ही चैनल पे मैं बैठा था, संजय जी साथ में थे, तो ये कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बना रही है, 225 सीट लेकर के सरकार बनाएगी। और अभी ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम था कि अगर 220 सीट आता तो मुख्यमंत्री एक संजय जी आप भी मालूम पड़ा सरकार नहीं बन पाती, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन यही बात आपने 4 मई से पहले कह रहे थे हमारे साथ ही चैनल में। देखिए, आप भी मालूम पड़ा, आप भी निजेर समय बोलो दादा। तो आप दोनों ही बात कह रहे हैं। देखिए, आपकी पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, उसका देन है तोलाबाजी। देखिए, आपने कहा कि 1991 से हम लगातार तृणमूल कांग्रेस में सरकार बनाने के लिए, ये सरकार का एजेंडा क्या था? जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए अपनी एजेंडा रखी थी कि हमें सोनार बांग्ला बनाना है, महिलाओं को सुरक्षा देना है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। और जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, उस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना है, बांग्लादेशियों को बाहर भेजना है, रोहिंग्या को बाहर निकालना, आपका कोई एजेंडा ही नहीं था। देखिए, उस पर सीपीएम से 34 साल से लगातार बंगाल की जनता ने सीपीएम से नहीं, कुशाल पांडे जी, दीपक सर ने सवाल आपसे कार्रवाई को लेकर पूछा है, कार्रवाई को लेकर बताइए। आपके सरकार का कोई एजेंडा नहीं था कि हम किस एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये 15 सालों से लगातार एजेंडा नहीं होता, कन्यास्त्री एजेंट नहीं होता। लक्ष्मी भंडार
एजेंडा क्या बोलता है एजेंडा कौन सी साल से शुरू किया है? व्हाट डू मीन एजेंडा का मतलब एजेंडा का मतलब क्या होता है बोलिए तो एजेंडा का मतलब क्या होता है बोलिए लक्ष्मी भंडार होता है जुबुंशी होता है साइकिल होता है किताब दिया जाता है अच्छा दादा बोलो किसान क्रेडिट कार्ड किसान बीमा बोलो ना दादा निजेल समय बोलो एजेंडा नहीं है क्या बोल रहे हैं आप नौकरी दे दिया कैसे बोल रहे हैं कितने साल से दे रहे हैं? कितने साल से दे रहे हैं? सभी सरकार है, तब से दे रहे हैं। हाँ तब से दे रहे हैं 2012 से 2011 के चुनाव का घोषणा पत्र है तो थोड़ा एक बार लाइए स्क्रीन पर कि ये इन मुद्दों पर मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें लक्ष्मी भंडार, उसमें बेरोजगारी वालों को रोजगार देना, ये था कि आपके एजेंडे में, ये आपके एजेंडे में नहीं था। ये आप 2012 मुझे जहां तक लगता है कि दूसरी बार जो आपने सरकार बनाया 2016 में, उसके बाद देना शुरू किया। मुझे नहीं लगता कि 2012 से ये योजना 2012 में करना स्टार्ट हो गया था 2012 में करना शुरू हुआ था चालू हो गया था क्या आपके मंत्री एक तोले माटी में उतर गया क्योंकि अरे छोड़िए ना कब तो पार्टी 5 लाख रुपए उठाया 7 लाख रुपए थोड़ी मांगा है अरे आपके एमएलए जुम्मा 7 दिन नहीं हुआ सारे जुम्मा 7 दिन में नहीं हुआ आपको देखिए ना ये तो वीडियो में है देखिए ना वीडियो अरे देखो टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया है सुनिए ना सुनिए अभी सुन लीजिए आप मत बोलिए सुनिए आपको बता रहा हूँ ना आप ज्यादा उछल पछल मत कीजिए 7 दिन भी सरकार में नहीं आया है अभी उसमें क्या हो गया अभी भी 7 लाख रुपया मांगने चला गया है 7 दिन सुन लीजिए क्या बोल रहा है सुन लीजिए क्या बोल रहे 7 लाख रुपया मांगा কাছে টাকা পেতাম 17 লাখ টাকা একটা প্রমোটারের কাছে कौन है ये? আমি আমাকে वो ये टीटागढ़ में कस्टो बाकी इसको ऑफिस में बुला के 7 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया पैसा नहीं दिया बाद में पैसा मांगा है ये तो आपकी आवाज क्यों सकती है? देख वीडियो देख लीजिए ना ये तो आपकी आवाज ये तो आपकी आवाज हो सकती है आप भी मेरे जाइए टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया सुनिए ना भारतीय जनता पार्टी कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नजर आ रही है तो ढूंढेंगे ना संजय जी संजय सरकार जी, ये कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट नजर आ रहा है 7 लाख 2.5 लाख रुपया दे बाद में पैसा पीटा 7 दिन भी नहीं हुआ जीरो टॉलरेंस छोड़ दीजिए अगर जीरो टॉलरेंस होता था मॉडल पुड़कोस्कर का घर में 8 लाख रुपया 8 करोड़ रुपया कर्नाटक में नहीं मिलता था उसको बेटा प्रशांत मॉडल का घर में 1 करोड़ 55 लाख रुपया कैश नहीं मिलता था पूजा सिंगल का घर से 174 करोड़ नहीं मिलता था पीयूष जैन को घर से 277 करोड़ रुपए नहीं मिलता था ठीक है यहीं पर हम रुकेंगे कुशल पांडे जी संजय दादा मुझे बड़ा बुरा लगा एक बार दिखाइए ना गैस को दिखाइए संजय दादा मुझे बड़ा बुरा लगा कि आपको पार्षद भी नहीं बनाया दीदी ने आप 91 से संघर्ष कर रहे थे आप इनकी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए पार्षद तो बना ही देंगे कुशल पांडे जी और बीजेपी में वैसे भी दूसरी पार्टी से आए हुए को पहले जगह मिलती है पदों पर काबिल नहीं है भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो सत्ता से जाने के बाद लगातार उनके पूर्व विधायक मंत्री चेयरमैन जिले में कभी किसी को रस्सी बांध करके ले जाया जा रहा है कभी चेयरमैन उनका चेयरमैन दारू पीते हुए लड़कियों का व्यापार करते हुए दिख रहा है अच्छा ठीक है कुशाल पांडे जी ठीक है कुशाल पांडे जी ठीक है संजय जी ठीक है कुशाल पांडे जी आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी कुशाल पांडे जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है रुकिए जरा कुशाल पांडे जी रुकिए जरा संजय सरकार जी समय की बहुत कमी है चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं संजय सरकार जी एक सवाल आपसे एक आखिरी सवाल आपसे बलात्कार करने के लिए महिला को संजय सरकार जी तुमको मालूम नहीं है संजय सरकार जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है मिला था किसको मादल
विरूपक्ष संजय सरकार जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं सुनेंगे अभी, वो अपने मन का संजय बोल रहे हैं। सरकार जी, एक सवाल आपसे, क्या आज आपको ये महसूस हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने सही किया भारतीय जनता पार्टी में जाकर? कम से कम वो मुख्यमंत्री तो बने, वक्त रहते मैं भी चला जाता तो कोई पद मिल जाता। नहीं, आप आइडियोलॉजिस्ट पार्टी बोल रहे हैं ना, आइडियोलॉजिस्ट का नमूना पेश कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर कौन सा आइडियोलॉजी में भारतीय जनता पार्टी करता है? रामदुलाल जो बलात्कारी थे कौन से करता है? ब्रिजभूषण कौन से करता है? रमणी रत्नम कौन से पार्टी में करता है?